हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टारजस्ट एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। आज आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में आज आप लोग को बताऊंगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी मजा आता है पढ़ने बच्चों को। और इसके कह सकते हैं हम इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जानेंगे कि फोर्स होता है क्या। अभी तक हम लोग क्लास 8 में फोर्स के बारे में बस जानते थे, फोर्स एग्जैक्ट होता है क्या, इन सभी टर्म्स को आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो चीज आपको नहीं समझ में आता वो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो समझ में आता है वो भी आप कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से मुझे क्या मिलता है, एक अंदर एनर्जी मिलती है, नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। मैंने टॉपिक्स बता दिया है आपको। आज की टॉपिक्स में क्या बताने वाला हूं, फोर्स बताने वाला हूं, टाइप्स ऑफ फोर्स बताने वाला हूं, इनर्शिया बताने वाला हूं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, कुछ फॉर्मूलेज इसके पूरे चैप्टर्स के और कुछ न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं फोर्स के बारे में। टॉपिक है फोर्स। फोर्स के बारे में अगर हमको समझना है तो फोर्स होता क्या है। देखिए बेटा, अभी तक हम लोग क्लास 7-8 में पाते हैं ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और क्या तरीके से कह सकते हैं यहाँ फोर्स को। फोर्स क्या होता है, ए फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, किसी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या कर सकता है, करता नहीं है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये एक माइंड में याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो फोर्स को क्या बोल सकते हैं, सीधे सिंपल आता है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहलाता है, किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, क्योंकि पूरे फोर्स के कॉन्सेप्ट को न्यूटन साइंटिस्ट ने ही समझाया था। अगर न्यूटन के एक और ये हो गया एसआई यूनिट। अगर मैं इसका पूछ दूं सीजीएस यूनिट क्या है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, डाइन। क्या बोलोगे बेटा, डाइन। अब सोच लो, डाइन जो है वो न्यूटन से छोटा, यानी सीजीएस छोटा होता है एनकेएस से, एसआई से। तो एक न्यूटन में जानते हैं कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना डाइन होता है बेटा, 10 की पावर 5 डाइन। सोच लो, एक न्यूटन है और 10 की पावर 5 डाइन, यानी सोचो कितना छोटा है सीजीएस। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आगे बात करते हैं। फोर्स का टॉपिक्स हो गया है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स के टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बेटा आप लोग पढ़ते आए हो कि फोर्स बेसिकली दो होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये हो गया, हम लोग पढ़ के क्लास 8 तक इतना जानते हैं, जान लिए हैं। लेकिन हमारे 9th के सिलेबस में फोर्स के पढ़ना है, तो फोर्स के दो टाइप्स हैं। एक होता है बेटा बैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक टाइप का हो गया बैलेंस, दूसरा हो गया अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से समझिए। अगर हम किसी चीज को बैलेंस्ड फोर्स कब कहेंगे, बैलेंस्ड यानी बैलेंस है। जैसे बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, इस कोई लाइन पे रखा ऑब्जेक्ट ए रखा गया है, इधर से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर तुम्हारा फ्रिक्शन लग ही रहा है इक्वल। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा हो, मैंने क्या बोला, किसी ऑब्जेक्ट पे हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोले, क्या, इफ फोर्सेस acts on the body from the all direction is seen, then this type of force is called बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाएगा बेटा, बैलेंस्ड फोर्स। अगर हर डायरेक्शन से फोर्स क्या लग रहा हो, इक्वल लग रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अब इसी का अपोजिट बोल दो भाई, मैंने क्या बोला, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है,
अब देखो बेटा, इस पे इधर से कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, और इधर से सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी थोड़ा सा इधर ज्यादा है तो थोड़ा बॉडी इधर बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी, यानी इधर ज्यादा फोर्स अधिक है, इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो इस कंडीशन में जब हर डायरेक्शन फोर्स इक्वल ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस। मैंने क्या बोला सीसी में, सेम डिफिनेशन, इफ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन इज नॉट सेम। अगर बस यहां क्या करें, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, forces acts on the body are not equal, then this type of force is called unbalanced force। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो पोस्ट द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा नहीं हो पाया। अब आगे देखते हैं वीडियो में, हमारे पास फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स हो चुका है। अब हम बात करेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बारे में क्या बात करेंगे? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक बहुत ही, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। वो लिखो चाहे ये इनर्शिया का डिफरेंस लिखो, बात एक ही है। इनर्शिया क्या कहता है कि जैसे कोई बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा, कोई चीज अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो जब इस पे बेटा एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, इसके जैसे मोशन में इसको रोकने के लिए, तो ये इसका अपोज करेगा ना, ये जो बॉडी अपोज करेगा ना, ये जो फोर्स लग रहा है, अपोज मतलब बेटा विरोध, मतलब इसको आने ही नहीं चाहेगा कि कोई इसको रोके, तो उसकी इसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मैंने क्या बोला? whenever anybody in a motion, then it continue in that position, या फिर बोल सकते हैं whenever anybody in a rest position, then it continue in that position। कब तक रहेगा? Until an external force not applied on it, जब तक कि उस पे ऑब्जेक्ट फोर्स ना लगाए। तो दिस लिख सकते हैं, हाँ, देन ऑब्जेक्ट अपोजेस that quality, this phenomena is known as inertia। क्या कहलाता है बेटा? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अब बेटा देखो, इनर्शिया का अगर हम कह सकते हैं टाइप्स की बात किया जाए, तो इनर्शिया बेटा ध्यान सुनिएगा, 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक और है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं, रेस्ट के कॉन्सेप्ट में, मोशन के कॉन्सेप्ट में, और डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में। अगर रेस्ट के कॉन्सेप्ट बोलेंगे तभी बोलोगे whenever any body in a rest position, then it continue in that position until an external force not applied on it। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रेस्ट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। मोशन में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? whenever anybody in a motion, then it continue in that position until an external force not applied on it। Object opposes that property, this property is known as inertia of motion। अब देखो बेटा, डायरेक्शन बोले तो जहां पे रेस्ट बोले, जहां पे मोशन बोले, वहीं पे हम क्या बोल देंगे? डायरेक्शन को। तो हमारा क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इनर्शिया हो गया। अब हमारा टॉपिक अगला है मोमेंटम। क्या टॉपिक से अगला? मोमेंटम। अगर मोमेंटम के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही इजी से बात किया जाएगा। अगर मोमेंटम को देखा जाए तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। मोमेंटम जो है वो 2 शब्द से बना है। एक है मोमेंटा, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है टर्म। तो मोमेंटम मींस होता है वेलोसिटी, जैसे मूवमेंट में कर रहा है, और टर्म मींस होता है मास। भाई टमी फैट यानी मास ज्यादा है, तो टर्म मींस क्या हो गया? मास, और मोमेंटम मींस क्या हो गया? वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम।
मैंने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। कितना अच्छा सिंपल वे से लिया। मोमेंट पी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एम इनटू वी। पी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बेटा, एम इनटू वी। अगर हम चेंज इन मोमेंटम पूछें, डेल पी इक्वल टू हो जाएगा एम डेल वी। अगर हम चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी भी होगा, मास तो कांस्टेंट रहता है बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे तो आप बोलेंगे क्या, चेंज इन वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अगर इसकी बेटा यूनिट पूछा जाए तो यूनिट बहुत इजी से, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्लियर कॉन्सेप्ट? सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग वीडियो में। अब मोमेंटम के बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ के बारे में। न्यूटन्स के लॉ के बारे में एक कॉन्सेप्ट कहा गया है। न्यूटन्स के बेसिक्स अगर बात की जाए, 3 लॉ है न्यूटन्स के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड द सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मोमेंटम एंड द थर्ड लॉ इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन रूल। ये 3 लॉ याद करना, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, एक्शन रिएक्शन। अब तीनों चीज का एग्जांपल के साथ और प्लस क्या उसका स्टेटमेंट है, उन सभी चीज को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया की बात किया जाए बेटा तो हम बोलेंगे, मैंने बताया था, व्हेनेवर एनी बॉडी इन ए रेस्ट मीडियम और मोशन देन इट कंटिन्यू इन दैट पोजीशन until an external force not applied on it। अगर कोई बॉडी रेस्ट मीडियम में है या मोशन में है तब वो उस मीडियम में तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। उसके ये हो गया मेरा फर्स्ट लॉ। अब इसका कहने का मतलब, सर इसका एग्जांपल दीजिए। सिंपल सी बात है, जैसे बेटा आप बस में हो, चलो भाई बस है, बैठे हो, ठीक, बस में क्या हुआ, बैठे हो, बस बना दो भाई, बस में बैठे हो। अब हम बस में बैठे हैं तो जैसे ही बस मूव करता है तो हम क्या होता है, फटाक से पीछे आ जाते हैं, ना। ऐसा क्यों होता है कि जब बस मूव करता है तो बस मोशन में होने के साथ साथ हमारा बॉडी का नीचे का पोर्शन, जो हमारे पैर वगैरह है, वो सब भी क्या है, वो सभी मोशन हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो सीट्स के ऊपर है बॉडी, यानी यहां से लेकर ऊपर तक की बॉडी, वो अभी भी किसमें है बेटा, रेस्ट में है। तो नीचे वाला मोशन हो गया, रेस्ट में, तो इसलिए हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अब देखो दूसरी चीज क्या होता है, अब बस चल रही है, तो बढ़िया से गाना सुन रहे हो, अब जैसे ही बस रुकता है तब क्या करते हो, बस फटाक से आगे आ जाते हो। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि बस में ब्रेक लगा है। तो बस में ब्रेक लगाए, हमारा जो बस के सीट से जो पोर्शन सटा हुआ बॉडी का, वो तो रेस्ट में हो गया, लेकिन सीट के ऊपर का पोर्शन जो कि सीट के कांटेक्ट में नहीं है, वो अभी भी किसमें है, मोशन में है। जब वो मोशन में रहेगा और कोई चीज, जैसे बेटा जब ये जैसे ये है, जब ये मोशन में, ये चीज रेस्ट हो गया, ये भी मोशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे फटाक से आगे आ जाता है। ये हमारा न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट को? चलो हमारा अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सेकेंड लॉ के बारे में। किससे बात करेंगे, सेकेंड लॉ, इसका नाम है लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या नाम है बेटा, लॉ ऑफ मोमेंटम। देखो ध्यान सुनो, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। लॉ ऑफ मोमेंटम ये कहता है बेटा, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको सुनना है, फिर आप स्क्रीनशॉट में बोलता हूं ले लिया, तो बैठ के लिखा करो, आप खुद ही समझ जाओगे, या सर ने क्या क्या बताया सुने रहोगे, खुद अपने ओन वर्ड्स में लिख लोगे। देखते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है। मैंने बोला कि जो मोमेंटम में जो चेंजिंग हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। यानी जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंजिंग होगा, जितना कम फोर्स होगा उतना कम चेंजिंग होगा। तो इसको स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to an external force। मैंने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एक्सटर्नल फोर्स। अब इसका एक फार्मूला है, F इक्वल टू एन इनटू ए फार्मूला है। अब इसको देखो हम लोग देखेंगे। ए मींस एक्सेलरेशन का, जानते हो चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, जानते हो ना। चेंजिंग वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही तो एक्सेलरेशन है। अब ये आया कहां से, तो मैंने मैथमेटिकली इसको प्रूव करूंगा। मैथमेटिकली मैं ये बोलूंगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मींस द टाइम,
तो मोमेंटम में चेंजिंग है फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन कौन है, मोमेंटम में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी, डेल टी ही बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो आप समझ रहे हो। तो बेटा इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगता ही है, तो एफ इक्वल टू बेटा क्या होगा, के डेल पी अपॉन डेल टी। अगर बेटा के की वैल्यू 1 कर दी जाए तो एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल पी अपॉन डेल टी। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब बेटा बताओ, बट आप बताओ डेल पी इक्वल टू क्या होता है, एम डेल बी, बताया था मैंने, बताया था ना आप लोग को अभी जस्ट पहले टॉपिक्स में इसके। तो एफ इक्वल टू बेटा क्या होगा, डेल पी की जगह क्या लिखेंगे, एम डेल बी अपॉन नीचे क्या है बेटा डेल टी। फिर सुनो, डेल पी की जगह मैंने क्या लिखा, एम डेल बी, और नीचे डेल टी था, डेल टी लिख दिया। अब तो डेल वी अपॉन डेल टी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्या लिखोगे, बट डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या होता है, ए, तो एफ इक्वल टू बेटा क्या होगा, एम इंटू ए। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर बेटा हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई से ले जा रहे हैं, इस पे जो जी काम करता है, तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम करता है। अभी ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो बताया जाएगा आपको। तो वहां पे क्या काम करता है, जी काम करता है। तो द फॉर्मूला क्या होगा, बॉडी का मास m है, तो इस समय F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी। तो जो m इंटू ए है वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, m इंटू जी। क्लियर है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, एक्शन रिएक्शन में। बहुत अच्छा, मोमेंटम के एग्जांपल क्या है, जैसे बेटा कोई प्लेयर है, उसको जब बॉल कैच करता है तो अपने क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्यों खींचता है, जब वो मोमेंटम में चेंजिंग करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा, जिस वजह से उसके हाथ में क्या होगा, चोट कम लगेगा, वो आसानी से बॉल को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। और न्यूटन फर्स्ट लगा एक एग्जांपल और भी है, जैसे पेड़ वगैरह है, तो आप जब पेड़ को हिलाते हो तो क्या होता है, जो उसके टहनियां होते हैं, वो ब्रांचेस होते हैं, वो तो मोशन में आते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स लगे हैं वो क्या है, अभी भी रेस्ट में। इस वजह से फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये आपके फर्स्ट लॉ का भी एग्जांपल है, और सेकंड लॉ का एग्जांपल बताया है मैंने, मोमेंटम में चेंजिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में। तीसरा है हमारा थर्ड लॉ, क्या है, एक्शन रिएक्शन रूल। एक्शन रिएक्शन रूल। अब बेटा ये एक्शन रिएक्शन रूल क्या होता है, बहुत बच्चे मन में आता है सर ये एक्शन रिएक्शन होता क्या है। एक्शन रिएक्शन रूल ये कहता है कि जैसे बेटा अगर हम कह दे कि जितना, जैसे मान लो ये पहला बॉडी है, ये पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा बॉडी पे पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा। देखते हैं मैंने क्या बोला कि टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबसे इजी स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम एक्शन करेंगे उतना अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। सिंपल से याद हो गया, इतना याद बोल सकते, इतना बोल सकते हैं, whenever anybody applied a force on another body, then another body applied same amount of force acts on the first body, but this force is opposite in direction. क्लियर। तो ये हमारा हो गया न्यूटन्स के लॉ के बारे में। चलिए एक वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखते हैं क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो मोमेंटम का जो लॉ है, तो अगर कहीं भी कंजर्वेशन जुड़ गया तो आप भाई बोलोगे मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए कोलिजन, ये आप बोलते हो। तो ये होता क्या है, कोलिजन के समय या कोलिजन जैसे हो रहा है और कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद हमारा जो मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है। ये हमको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट ये कहता है कि आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। एक सिंपल ट्रिक याद कर लो कि आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। देखते हैं बेटा कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम कांस्टेंट होता है कि नहीं। अब कोलिजन होता है, कोलिजन मींस होता है टक्कर, ये थी, दिस इज कोलिजन, ठीक है। कोलिजन की बात पढ़ते हैं, जैसे कोई एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। अब इसका मास हो गया एम ए, इसका मास हो गया बेटा एम बी। ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है यू बी। ये अभी कोलिजन नहीं हुआ तो इसलिए क्या बोलेंगे, बिफोर कोलिजन।
ये कोलिजन के पहले की घटना है। अब कोलिजन होगा, अब ये ए बॉडी है, ये बी है, मास तो चेंज नहीं होगा, एम ए होगा, इसका मास क्या होगा, एम बी होगा। तो ये कब का है, ड्यूरिंग कोलिजन। ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन के समय की घटना है, ठीक है। यानी ये इस पे फोर्स लगा रहा है, एफ ए बी पे फोर्स लगा रहा है, ए टू बी, और इधर से बी भी ए पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या बोलेंगे, एफ बी ए। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, देखो अब ये टकरा गया, ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, टक्कर हो गई। टक्कर जब बेटा जब कोई बॉडी जिससे अब यहां पे जैसे याद है कि टक्कर लगाया, तो जब टक्कर लगाया टकराने के बाद और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, तो जो चेंज वेलोसिटी यू ए से क्या हो जाएगा, वी ए, और इसका यूवी से क्या हो जाएगा, वी बी। मास तो वही रहेगा एम ए, और इसका मास क्या रहेगा, एम बी। ये कब का है, आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद की घटना है। ये कब की घटना है, आफ्टर कोलिजन के बाद की घटना है, कोलिजन के बाद। अब इस तीनों कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो कोलिजन वाला मोमेंटम, यहाँ पे जो ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है या कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर हम बात करें फोर्स ऑन ए टू बी, तो फोर्स इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है ना, मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, अब इतना जानते तो इतना। अब देखो एफ ए बी इक्वल टू एम ए, अच्छा ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, v माइनस यू बाई टी होता है ना, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम बात करें पहले बॉडी के लिए, तब मोमेंटम क्या होगा, बताओ फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। जब हम यहां पे a लेंगे तो यहां पे क्या होगा, वी ए, यहां यू ए, यहां टी तो वही रहेगा, तो यहां क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी ए माइनस यू ए बाई टाइम क्या हो गया, टी। ठीक, सिमिलरली बेटा देखो ध्यान से, एक बार और समझ लो, ध्यान समझ में आएगा। अगर मैं एफ बी ए कर रहा हूं, तो यानी बी ए पे फोर्स लगा रहा है, तो यानी मास जो होगा वो बी होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो बी होगा। भाई एम इंटू ए ही बताया ना मैंने आपको। अब बताओ बेटा, एम बी ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू, तो वी माइनस यू बाई टी लिखेंगे, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे बी है तो यहाँ पे वी बी हो जाएगा, यहाँ पे यू बी हो गया। अब समझ में आ गया आपको, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो यहाँ जब बी है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड। अब आप पढ़े हो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ क्या पढ़े हो कि जितना ए बी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बी ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इससे नेगेटिव हो जाएगा। अब पहले पुट करो, प्रूफ ऑफ डेरिवेशन। एफ ए बी क्या है बेटा बताओ, एफ ए बी क्या है, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी, ऐसा है एम बी वी बी माइनस यू बी अपान क्या हो गया, टी, टी से टी कैंसिल, एम ए का वी ए से करेंगे तो एम ए इंटू वी ए, माइनस एम ए का यूए से करोगे तो एम ए इंटू यू ए इक्वल टू बेटा एम बी का वी बी से करोगे क्या होगा, एम बी यानी वी बी, और बेटा यहां पे क्या करोगे, यूबी से करोगे तो क्या होगा, माइनस एम बी इंटू यूबी। अब क्या करोगे बेटा, सिंपल सी बात है, इसको वी ए वी बी एक तरफ, बिना वी ए वी बी एक तरफ हो जाएगा। तो यहां देखो ध्यान सुनो, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एम ए इंटू वी ए, इधर क्या होगा माइनस क्या होगा, एम बी इंटू वी बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर मैं ए को ए के साथ रखता हूं, ठीक है, एम ए इंटू वी ए एम बी इंटू वी बी इक्वल टू क्या होगा, ये तो माइनस दे जाएगा, प्लस होगा एम ए इंटू यू ए, फिर यहां क्या होगा माइनस एम बी इंटू यू बी। इतना पॉइंट्स क्लियर है आपको, इतना क्लियर है ना, ठीक है। हमें तो आना चाहिए प्लस में, कहीं कुछ गलती हुआ है। अच्छा यहां देखिए माइनस है ना, यहां मैंने माइनस नहीं लगाया है, यहां पे एक बार फिर से देख लेते हैं वीडियो में, फिर से एक मिनट। एक जगह हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी गलती कर दिया है, देखो ध्यान से मैंने क्या गलती किया है, ध्यान से सब कुछ सही किया, देखो एक माइनस से इतना बड़ा घटना हो गया। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ एफ बी है ना, तो ये एफ बी वैल्यू क्या है, एम बी वी बी माइनस यू बी अपान क्या है, टी। टी से जो टू टी कैंसिल हो गया, ये तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टी से टू टी कैंसिल हो गया, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इक्वल टू माइनस एम बी का वी बी करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एम बी वी बी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस
एम बी यू बी। क्लियर? अब देखो बेटा ध्यान से, ए वाला एक देखो यहाँ पे वी ए वी बी के साथ और यू ए यू बी के साथ, तो देखो एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी है तो क्या हो जाएगा प्लस एम बी वी बी हो जाएगा। इधर देखो माइनस एम ए यू है तो क्या हो जाएगा प्लस एम ए यू ए हो जाएगा, और इधर क्या था बेटा प्लस एम बी यू बी। दिस इज द न्यूटन्स लॉ, सॉरी दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो पॉज द वीडियो एंड टेक a screenshot। अब हम लोग चलेंगे फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सेशन में, जो हमारे चैप्टर के एंडिंग में होगा, और यहीं पे हम लोग का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड होगा। फॉर्मूला की बात करें इस चैप्टर में, सबसे पहला फॉर्मूला है F इक्वल टू m इनटू a। क्या फॉर्मूला है बेटा? F इक्वल टू m इनटू a। m मींस मास, a मींस एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला और इसका हो सकता है F इक्वल टू m इनटू g, जहां g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर? और एक फॉर्मूला है मोमेंटम का, P इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी, मोमेंटम का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू m, v की जगह क्या लिख सकते हैं v यही रहने दो, सॉरी यही रहने दो। और एक हम लोग जानते हैं फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस ए टी, और पांचवा फॉर्मूला जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और छठा मामला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये मोशन का ही था, लेकिन ये भी न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया। चलिए भाई न्यूमेरिकल सेशन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अब देखो बेटा फिजिक्स को न्यूमेरिकल लगाना, सबसे पहले पहचानना होगा, हमें यूनिट से तरीका पकड़ना होगा कि क्या चीज हमें गिवन है। अगर हम देखेंगे तो इसका मास 5 kg है, तो मास मींस m कितना दिया है, सॉल्यूशन में देखेंगे m कितना दिया है बेटा 5 kg। यूनिट से आप पकड़ सकते हो, ये क्या दिया है मास दिया है। ठीक है, अब फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी ये क्या है ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर सेकेंड। यानी जब ये 2 सेकेंड के लिए 5 kg वाले मास पे हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी इस 2 सेकेंड 3 से कितना हो जाता है 7। जैसे बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये 2 सेकेंड बाद ये यहाँ स्पीड अगर जो 3 मीटर पर सेकेंड थी बढ़ के इस पे कहां हो जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। या दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ए फाइनल वेलोसिटी, दिस इज u एंड दिस इज v। ये पढ़ के आया ना, मोशन चैप्टर में बताया मैंने। मोशन नहीं देखा है आप लोग तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्लास 9 के चैप्टर 1 मोशन को मैंने अच्छे से 3 पार्ट में समझाया है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसमें पॉइंट्स को क्या समझते हैं, देखेंगे क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले होता है m लिया, तो हमको अगर a मान चल जाए तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू a। तो a कैसे निकालोगे, a इक्वल टू फॉर्मूला क्या है v माइनस u बाई टी। तो बेटा यहाँ पे बताओ v कितना है 7 माइनस u कितना है 3, बाई कितने सेकंड के लिए लगाया जा रहा है 2 सेकंड के लिए, तो 7 3 क्या 4 बाई 2, यानी कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना मेरे क्लियर हो गया। तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा m इंटू a। यम मास कितना है 5 kg, a कितना है 2, तो 5 टू 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, विच वुड रिक्वायर्ड ए ग्रेटर फोर्स। कौन ज्यादा, किसको ज्यादा फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास, मतलब एक बॉडी है उसका मास है 2 kg, उस पे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहला ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मास है 4 kg और उस पे जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर हम फोर्स 1 लगाते हैं तो F इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो m कितना हो गया 2 इंटू ए कितना हो गया 5, यानी इसमें 10 न्यूटन के लिए फोर्स जरूरत पड़ेगी। अगर इसके F2 निकाला जाए तो m इंटू ए, मास है बेटा 4, एक्सेलरेशन है 2, तो F2 इक्वल टू क्या होगा 4 2 जा 8 न्यूटन। अब बेटा इसके पास 8 न्यूटन है, इसके पास कितना है 10 न्यूटन, तो किसको ज्यादा फोर्स लगेगा, F1 ज्यादा लगाएगा F2 पे फोर्स। ये 10 न्यूटन लगाएगा, ये कितना लगाएगा 8 न्यूटन। क्लियर। अब एक ग्राफ का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, बच्चे बहुत परेशान थे ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे थे, सर आपको क्वेश्चंस कराया कीजिए। ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रहा है। देखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये वेलोसिटी इधर क्या है टाइम, ये दोनों ग्राफ है, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यानी एक्स जो है वो क्या है टाइम है, और जो ये वाई है वो क्या है वेलोसिटी है।
ठीक है, ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी बॉडी का मास क्या है 20 ग्राम। क्लियर है, मास कितना दिया बेटा 20 ग्राम दिया है, तो 20 ग्राम है जिसको केजी में बदलना होगा तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 बाई 1000 केजी हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्टेड ऑन द बॉल टू ब्रिंग एट रेस्ट, इस टेबल पे बॉडी को कितना फोर्स लगाया जाए कि ये क्या हो जाए रेस्ट में आ जाए, तो यानी जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था 20, यहाँ यू कितना हो गया 20 मीटर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया ये 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड जाने पर बॉडी यहाँ रेस्ट पे आ जा रहा है, यानी v क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यानी हमारे पास u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और v कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना ले रहा है बेटा 10 सेकेंड। तो पहले तो a इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी पढ़ते हैं आप, क्योंकि a रहेगा और m रहेगा तभी ना f इक्वल टू m इंटू a लगाओगे आप, तो यहाँ पे v कितना है बेटा 0 माइनस u कितना है 20 अपॉन टाइम कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20 बाई 10, यानी हो जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है, और अगर हम बात करें अब आगे लगाते हैं, ये मीटर पर सेकंड में दिया है सेकंड में दिया है, तो अब बता दो एफ इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, m कितना है 20 बाई 1000 इंटू ए कितना है बेटा -2, अब देखो बेटा यहां से 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 -4 अपॉन 100 न्यूटन लगेंगे न्यूटन। अब इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, चाहो तो इसको आप डेसिमल बदल दो, डेसिमल बदलोगे कितना आएगा -0.04 न्यूटन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी v, मोमेंटम का इसमें से कौन सा फार्मूला है, क्या mv स्क्वायर है, नहीं है, mv स्क्वायर नहीं है, आप mv स्क्वायर कभी नहीं है, तो बचा क्या n into v, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहीं पे आप लोगों का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एंडिंग होता है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा ग्रेविटेशन, जल्दी आएगा, और तब आएगा जब इसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे तरीके से सभी के पास पहुंचाओ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो, जय हिंद।